हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेव ऑप्टिक्स का एक पोर्शन है जो आपका बचा हुआ है, उसको भी आज हम पूरा कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि जितनी भी उसके मेन पोर्शन है वो आपके कंप्लीट कर ले। और होली का त्यौहार बीत चुका है। अप्रैल में आप लोग के एग्ज़ाम होंगे। AKTU की वेबसाइट पर एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न कैसे होगा, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पड़ा हुआ है। उन्होंने उसको दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल उसको जाके देख लीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो इफ़ पॉसिबल, कि अगर उस पर छोटा सा वीडियो बना सकूँ उस पैटर्न को डिस्कस करते हुए। खैर फिलहाल आते हैं अपने ऑप्टिक्स के पोर्शन पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास टॉपिक है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक ऑप्टिक्स की बड़ी महत्वपूर्ण सी घटना होती है। और ये जो वेव थ्योरी है कि प्रकाश जो है वो तरंग है, इस थ्योरी को सपोर्ट करता हुआ ये एक्सपेरिमेंट है। हाइगन ने इसको वेव थ्योरी को प्रपोज किया था, और लेकिन न्यूटन इसके खिलाफ थे। ये थोड़ा हिस्टोरिकल हम लोग बात कर रहे हैं। 1802 में थॉमस यंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश किया कि प्रकाश के पास तरंग व्यवहार होता है, और इंटरफेरेंस को एक तरह से पहले उन्होंने इस्टेब्लिश किया, कैसे हम इंटरफेरेंस को होता हुआ देख सकते हैं। देखिएगा, ये एक डायग्राम जो है हमारे पास छोटा सा, इसमें हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यंग ने क्या किया, कि उन्होंने जो सोर्स लिया था उस सोर्स के सामने एक डबल स्लिट रख दी, यानी कि एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दिया जिस पर 2 छेद बना दिए, 2 स्लिटें काट दी वहाँ पर S1 और S2। और इन S1 S2 जो 2 सोर्स बने, इनसे जब लाइट वेव बाहर निकली तो सामने रखे हुए स्क्रीन पर इस तरह से काली चमकीली पट्टियाँ, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको दिखाई पड़ी। और ये जो इंटरफेरेंस था ये सस्टेन कर रहा था, मतलब रुका हुआ था, कोई भी आके देख सकता था। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से बन रहा था, बिगड़ रहा था, तो ये सस्टेन कर रहा था। और इस तरह के इंटरफेरेंस को सबसे पहली बार थॉमस यंग ने देखा था। इंटरफेरेंस पैटर्न, ये और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। फिजिक्स के कुछ बड़े एक्सपेरिमेंटों में इसको गिना जाता है, क्योंकि इसने एक तरह से किसी चली हुई मान्यता को स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहें कि इंटरफेरेंस क्या होता है, तो उसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है कि व्हेन 2 कोहेरेंट लाइट वेव ऑफ सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड, वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का क्या मतलब है, बात करेंगे आगे। व्हेन कोहेरेंट लाइट वेव्स ऑफ सेम और नियरली सेम एम्पलीट्यूड मूविंग इन सेम डायरेक्शन इन स्पेस दे सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर। तो लगभग सेम एम्पलीट्यूड की मान लो वेव्स हैं, और वो एक ही दिशा में चल रही हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं। तो इसकी वजह से ड्यू टू दिस एन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्जर्व, इसकी वजह से हमें इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है, और यही इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है, ये उसको हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कहते हैं। तो इंटरफेरेंस के पैटर्न को देख करके हम कहते हैं कि नो देखो, यहाँ पर काली चमकीली पट्टियाँ बन रही हैं, दिस इज द इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये जो काली चमकीली पट्टियाँ आप यहाँ देख रहे हो, इन्हीं को हम इंटरफेरेंस की परिभाषा इंटरफेरेंस में ले रहे हैं। आगे आगे हम इसकी कुछ डायग्राम देखेंगे। अब इंटरफेरेंस को समझाने के लिए हमें एक वर्ड इस्तेमाल करना पड़ा था, कोहेरेंट कंडीशन, कोहेरेंट लाइट सोर्सेस। तो जो लाइट वेव्स कोहेरेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं उनको हम कोहेरेंट लाइट वेव्स कहते हैं। कोहेरेंट लाइट वेव्स के लिए हमें फेज डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखो, फेज डिफरेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी वेव के किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। फेज का एक जनरल सा मतलब ये है। तो जैसे अगर फॉर इंस्टेंट, जैसे मान लो एक सर्किल है, इस सर्किल पे कोई पॉइंट है ए, ये मूव कर रहा है, तो जब वो चलना नहीं शुरू किया तो वो ओ के साथ, ओरिजिन के साथ इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया। लेकिन जब वो चलना शुरू करता है तो किसी टाइम t1 पर वो अब जहाँ था वहाँ से 30 डिग्री पहुँच गया है, फिर अगले टाइम t2 पर वो 90 डिग्री पहुँच गया है। तो सर्किल पे ही चल रहा है, तो सर्किल पे चल रहा है, इसका मतलब वो बार बार इन पॉइंट को ट्रेस करेगा। लेकिन आप ये कैसे बताओगे कि जहाँ से चला था वहाँ से अब वो किसी दूसरी जगह पहुँच गया है। तो हम इस एंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अलग अलग टाइम पर किस तरह से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, एंगल के टर्म में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जितने भी ये टर्म हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पोजीशन को, उसकी लोकेशन को, उसकी स्थिति को समझाना चाह रहे हैं, हम इनको फेज की परिभाषा में रखेंगे। तो होता क्या है कि अगर फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज आइदर जीरो और कोहेरेंट और कांस्टेंट, यानी कि अगर 2 वेव ले रहे हो, उनके बीच का फेज डिफरेंस अगर हो तो कांस्टेंट बना रहे, सबसे अच्छा है कि हो ही ना। तो अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है या कांस्टेंट है
तो ऐसी वेव्स को हम कोहेरेंट वेव्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, राइट साइड में आप देखो सेम फेज डिफरेंस की है, तो एक वेव आपकी वेव नंबर 1 है, एक दूसरी वेव नंबर 2 है। हमने यहाँ जो वाइट लाइन की कुछ रेफरेंस इंडिकेटर पॉइंट बना रखे हैं। आप देखो पहली वेव का जब ये पीक आता है तो दूसरी वेव का पीक आता है, पहली वेव का जब ये लोअर पॉइंट आता है तो दूसरी वेव का लोअर पॉइंट आता है, फिर जब इसका पीक आता है तब इसका पीक आता है। तो ये दोनों वेव एक साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार कर रही हैं। जैसे आप लोगों ने 26 जनवरी की परेड देखी होगी, तो उस समय क्या होता है, आप देखते हो कि जो बटालियन गुजरती हैं तो उनके कदम ताल बिल्कुल मैच करते हैं सभी। अगर मान लो 25 लोगों की प्लाटून है, वो जो भी गुट है, उसमें अगर 25 के 25 लोगों के हाथ और पैर बिल्कुल एक फ्लो में चलते रहते हैं और बड़ा ही सिंक्रोनाइज हमें लगता है। तो वैसा ही अगर वेव्स के बीच में है, उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन है, तो हम उसको एक तरह से कांस्टेंट फेज कहेंगे, या कहेंगे कि उनके बीच का फेज डिफरेंस नहीं है, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ऐसे आप कह सकते हो, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो इनको हम कोहेरेंट वेव का नाम देंगे। लेकिन अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें, आप किसी बाजार में जा रहे हो, आपके बगल में कोई व्यक्ति चल रहा है, तो आपके कदम जिस तरह से चल रहे हैं ज़रूरी नहीं कि उसके कदम भी उस तरह से चलें, कभी आगे कभी पीछे, कभी वो धीमे हुआ कभी आप तेज हुए। तो ऐसी स्थिति में आपको सिंक्रोनाइजेशन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वेव्स में भी ऐसा होता है कि व्हेन द फेज चेंजेस कंटिन्यूअसली वेव्स आर इनकोहेरेंट। अगर फेज जो होता है उनके बीच का लगातार बदल रहा है तो उनको हम इनकोहेरेंट वेव्स कहते हैं। तो जो तीसरी नंबर की वेव है यहाँ पर, इसको देखिए, उन्हीं रेफरेंस लाइन पे देखो, तो जब पहले वेव नंबर 2 का पीक है तो इसका पीक नहीं, इसका कुछ 0 पॉइंट आ गया। जब इसकी मिनिमम पॉइंट है तो इसका कुछ मैक्सिमम पॉइंट आ गया। जब इसका मैक्सिमम पॉइंट है तो इसका कुछ मिनिमम पॉइंट आ गया। तो कभी मिनिमम पॉइंट मैच कर रहा है, कभी मैक्सिमम पॉइंट आगे जा रहा है। तो इस तरह से ये वेव नंबर 3 है, ये ना वेव नंबर 1 जैसी है ना 2 जैसी है, इनके फेज में अंतर आ रहा है, तो इसको हम इनकोहेरेंट वेव कहेंगे। तो अब अगर हम सस्टेन इंटरफेरेंस चाहते हैं कि इंटरफेरेंस ऐसा हो जो बना रहे समय के साथ, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें कुछ शर्तें चाहिए। हमारी लाइट वेव्स जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कुछ ऐसी शर्तों को पालन करना चाहिए कि सस्टेन इंटरफेरेंस को बना सकें। जैसे लाइट वेव्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। शुड बी का मतलब होता है हो जाए बहुत अच्छा है, इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत अच्छे से हमारे सामने बन के आएगा। तो लाइट वेव्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। अब यहाँ पे मोनो का मतलब क्या होता है आपको ऑप्टिक्स में मालूम होगा, या हम कह सकते हैं जो आप लोग पढ़ते हो केमिस्ट्री में ये वर्ड खासतौर पे इस्तेमाल होते हैं, मोनो। तो मोनो का मतलब होता है एक तरह से सिंगल, यूनिट। और क्रोमा वर्ड जो होता है, ये क्रोमा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्रोमा वर्ड इस्तेमाल होता है कलर के लिए। तो ये आपका कलर के लिए इस्तेमाल होता है। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर। आप सिंगल कलर का कह लो या कह लो सिंगल वेवलेंथ, क्योंकि हम जनरली वेवलेंथ को कलर के साथ एसोसिएट करते हैं लाइट के केस में। तो लाइट सोर्स वुड बी मोनोक्रोमेटिक। दूसरा है लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, जैसा कि बात की है, कोहेरेंट होना चाहिए। तीसरा है द सेपरेशन बिटवीन टू लाइट सोर्स वुड बी स्मॉल। तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर लाइट सोर्स S1 है, S2 है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम कम से कम रखेंगे। इसको कम से कम रखने से हमारी विड्थ जो होगी, फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंजें बन रही हैं, जो काली चमकीली पट्टियाँ बन रही हैं, चौड़ी बनेंगी, तो वो देखने में आसान होगा हमारे लिए। तो तीसरा पॉइंट है द सेपरेशन बिटवीन द टू लाइट सोर्सेज शुड बी स्मॉल। चौथा पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन शुड बी लार्ज। स्क्रीन को दूर रखना है हमें। और पांचवी शर्त है द स्टेट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ बोथ द लाइट वेव्स मस्ट बी सेम। अगर हम 2 लाइट सोर्स ले रहे हैं, S1 S2, 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैं, उनसे जो लाइट वेव निकलनी चाहिए, दोनों अगर दोनों लीनियरली पोलराइज हैं तो लीनियरली पोलराइज ही हों, दोनों एक जैसी हों। सर्कुलर हो तो सर्कुलर ही रहें। एक का पोलराइजेशन अलग है, दूसरे का पोलराइजेशन अलग है, तो दैट विल डिक्रीजेज अवर एक्सपीरियंस, जो हमारा जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न का है। चलिए अब हम इस जो पूरा बात हम लोगों ने की है, इसके एक एनालिटिकल थ्योरी के बारे में बात कर लें। तो मान लीजिए S1 से निकलने वाली वेव है, उसको Y1 A sin ओमेगा टी हमने कहा। S2 से निकलने वाली वेव है, उसको Y2 A2 sin ओमेगा टी कहा। और हमारे पास ये Y1 और Y2 2 वेव हैं। आप देख रहे हो कि S1 से लेकर P तक का रास्ता और S2 से लेकर P तक का रास्ता अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि इनके पाथ में एक अंतर है, और पाथ में अंतर की वजह से इनके फेज में अंतर है। आपको मालूम होना चाहिए कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स कह रहे हैं, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई कह रहे हैं, तो ये इनमें संबंध होता है।
अब मैं इसके एनालिटिकल थ्योरी आप डिटेल वीडियो है अवेलेबल चैनल पे, आप उसको देख लीजिएगा। तो जब हम इनको सुपर इम्पोज करके इनकी ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो हमारे पास इस तरह से रिजल्टेंट वेव आती है। मतलब ये दोनों वेव जो सुपर इम्पोज करेंगी तो इनकी जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका ये फॉर्मूला है y = a sin ωt + थीटा। इसमें खास बात आप देखो कि इसमें एक कैपिटल A आ रहा है, यानी कि हमने वेव इस्तेमाल की है A1 एम्पलीट्यूड और A2 एम्पलीट्यूड की, लेकिन जब वो दोनों सुपर इम्पोज कर जाएंगी तो रिजल्टेंट पैटर्न बनेगा उसका एम्पलीट्यूड A1 + A2 नहीं होगा बल्कि कैपिटल A होगा। अब ये कैपिटल A A1 A2 से कैसे जुड़ा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और यही हमारा मेन डिस्कशन का पॉइंट है। तो आप देखो A² = A1² + A2² + 2A1 A2 cos डेल्टा, डेल्टा वही पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस जो हमने यहाँ पर शुरू में मान रखा है। अब यहाँ पर आप देखो A1 A2 तो फिक्स है, अगर आपने शुरू में बल्ब ले लिए उनके एम्पलीट्यूड ले लिए तो फिक्स हो गए हैं। तो अब मान लो P पॉइंट फिक्स है तो उस समय क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू भी आपके पास फिक्स होगी, लेकिन हम P पॉइंट को स्क्रीन पे कहीं भी चूज कर सकते हैं। तो अगर कुछ बदलने की गुंजाइश है यहाँ पर तो इस कॉस टर्म के पास है बदलने की गुंजाइश। तो ठीक है, कॉस की अधिक से अधिक वैल्यू कितनी हो सकती है 1, कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है -1। तो पहले हम कॉस की -1 वाली वैल्यू लेते हैं, मतलब कॉस की मिनिमम वैल्यू लेते हैं। अब आप इस सवाल को, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, अगर आपने कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 ले ली तो ये फार्मूला A1² + A2² - 2A1 A2 बन जाएगा और ऐसी स्थिति में आपके पास मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा तो A मिनिमम स्क्वायर जो होगा वो A1² - A2² आ जाएगा। देखो यहाँ पर माइनस साइन होगा तो A + B का होल स्क्वायर, A - B का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसको लिख सकते हो। एक खास बात और है, cos -1 कब होगा, cos पाई पे होता है। तो cos पाई, फिर cos 3 पाई, फिर cos 5 पाई, फिर cos 7 पाई, इस तरह ऑड नंबर के पाई वैल्यूज़ पर आपका जो cos होगा वो -1 देगा। तो हमने इस चीज़ को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है कि 2n + 1, तो जब भी cos की वैल्यू 2n + 1 टाइम पाई होगी, 2n + 1 टाइम पाई होगी, आपको cos की वैल्यू माइनस मिलेगी। अब यहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2 एग्जिस्ट कर सकती है, थोड़ा वर्कआउट करके देखिएगा। 0 रखोगे तो पाई आएगा, 1 रखोगे तो 3 पाई आएगा। इस तरह से ऑड नंबर के पाई वैल्यूज़ पर कॉस की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ से अगर आप A मिनिमम निकालोगे तो A1 - A2 होगा। हमें मालूम है कि जो A² होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, वो इंटेंसिटी होता है। तो अगर हम मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, A1 - A2 का होल स्क्वायर। और आप यहाँ देखो, अगर आपने A1 A2 बराबर ले लिया तो मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि A1 - A2 0 हो जाएगा अगर A1 A2 बराबर हैं तो। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपके पास, यहाँ से आप कह सकते हो कि cos जब -1 होगा तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी, यानी मिनिमम प्रपोर्शन दिखाई पड़ेगा। तो उसका फेज डिफरेंस कितना है, 2n + 1 पाई। अब पार्ट डिफरेंस कितना होगा, Δx = λ/2 पाई इंटू डेल्टा, ये वैल्यू है। तो यहाँ से आपके पास पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हो गई 2n + 1 λ/2। तो जब भी 2n + 1 λ/2 कंडीशन फुलफिल होगी उस समय हमारे पास क्या मिलेगा, उस समय हमारे पास डार्क बैंड मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगी, काली या अंधेरी जगह इंटरफेरेंस पैटर्न में दिखाई पड़ेगी। ओके, सो नाउ कॉस की वैल्यू अगर 1 ले लो, मैक्सिमम वैल्यू ले लोगे तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इंटेंसिटी को दिखाएगा और वो होगा A1 + A2 का होल स्क्वायर। तो अगर A1 A2 बराबर है तो ये हो जाएगा 2 टाइम, अगर मान लो A1 A2 दोनों बराबर हैं A के, तो ये हो जाएगा 2 टाइम A का होल स्क्वायर यानी 4A²। तो वहाँ पर इंटेंसिटी 4A² हो जाएगी और उससे करस्पॉन्डिंग जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा λ/2 पाई 2n पाई, 2 पाई कट गया, बचा n लैम्डा। इसको याद कर लेना है, बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बात कर रहा था कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न की, जरा देखो इंटरफेरेंस पैटर्न एक ग्रीन लाइट, लेजर लाइट के साथ ये प्रयोग किया गया है। तो ऊपर आप देखो यहाँ पर कुछ चमकीली पट्टियाँ दिख रही हैं, जैसे ये है, एक चमकीली पट्टी है, इसके बीच में ये काली पट्टी, फिर एक चमकीली पट्टी, फिर एक काली पट्टी। तो यहाँ पर काली चमकीली पट्टियों का एक आपको पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे कलर दिखाई पड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि ऊपर वाला, ये वाला जो इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म किया गया था मोनोक्रोमेटिक लाइट पे, ग्रीन कलर की लेजर लाइट या मोनोक्रोमेटिक लाइट से इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो नीचे वाला पैटर्न आप देख रहे हो, ये वाला पैटर्न देख रहे हो, ये किसके साथ इस्तेमाल किया गया, व्हाइट लाइट के साथ। तो व्हाइट लाइट में आपको मालूम है 7 कलर होते हैं, वायलेट से लेकर रेड तक। तो इसलिए आपको यहाँ पर वो सारी पट्टियों में एक सिरा आप देखो यहाँ पर कुछ ऑरेंज, ये वायलेट सा कुछ दिख रहा है, यहाँ बीच से वायलेट है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, फिर यहाँ पे कुछ वाइट सा है, तो यहाँ पे कुछ वाइट सा है। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि अगर आप इंटरफेरेंस की स्टडी
करना चाहोगे विद द हेल्प ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, देन यू विल गेट अ वेरी गुड ब्राइट डार्क बैंड। बट इन केस अगर आपने वाइट लाइट लिया तो आप देखो ये पोर्शन तो आपको डार्क दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको वायलेट दिख रहा है। इस हिस्से में देखो आपको डार्क बैंड दिखाई नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि लेमडा के साथ वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपको डार्क बैंड दिखने बंद हो गए। आपको यहाँ पर वायलेट कलर की लाइट दिख रही है पर वो डार्क बैंड नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, अगर आप वाइट लाइट का इस्तेमाल करते हो तो कई बार डार्क बैंड के बीच की जो दूरी निकालने का एक्सपेरिमेंट करना होता है वो हमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से डार्क और ब्राइट बैंड दिखते हैं, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न है। इसी चीज़ को मैथमेटिकली दिखाया गया है कि अगर हम इस हिस्से को ब्राइट पोर्शन कह रहे हैं, इसको हम डार्क पोर्शन कह रहे हैं, तो इस तरह से ऑल्टरनेट तरीके से डार्क और ब्राइट रीजन हमारे पास मिलते रहते हैं। अगर हम थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बारे में बात करें तो जो हमने ये फ्रिंजें दिखाई हैं इनकी चौड़ाई है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो ये अगर इसकी ये एक ब्राइट फ्रिंज है, मान लो जो पिंक पोर्शन है ब्राइट फ्रिंज है, तो ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई है उसको बीटा कहें और डार्क फ्रिंज की भी चौड़ाई बीटा ही होगी, वो लेमडा टाइम डी बाई 2d हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख लो 2d क्या होता है, 2d होता है जो सोर्स हमने S1 और S2 सोर्स लिया है उन दोनों के बीच की दूरी को हम 2d कह रहे हैं। तो यहाँ 2d एक पूरी डिस्टेंस हम ले रहे हैं। तो आप देख रहे हो अगर 2d यानी दो S1 S2 के बीच की दूरी को अगर हम कम कर दें तो हमारा बीटा ज़्यादा होगा। बीटा ज़्यादा होने से फ्रिंजें चौड़ी चौड़ी बनेंगी जिनको कि हमें देखना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से 2d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्सेस एंड कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड स्लिट, जो भी हम स्क्रीन ले रहे हैं उसके बीच की दूरी। तो स्क्रीन जैसे यहाँ पर्दा यहाँ है, इस पर लाइट जा रही है, तो आप कोशिश करो कि स्लिट से इसकी दूरी को बढ़ा कर रखो। और यहाँ पे दिख रहा है अगर आपने कैपिटल D को बड़ा कर दिया तो ऐसी स्थिति में बीटा जो होगा वो ज़्यादा होगा, यानी फ्रिंजें चौड़ी बनेंगी। इस तरह से लेमडा कैसा लेना चाहिए, लेमडा लार्ज लेना चाहिए। आप येलो कलर की लाइट इस्तेमाल करो या रेड कलर की लाइट इस्तेमाल करोगे, ऐसा करोगे तो आपकी जो फ्रिंजें हैं वो चौड़ी चौड़ी बनेंगी। ओके, सो दो तरीके होते हैं इंटरफेरेंस में प्रोसेस में कोहेरेंट सोर्सेस को बनाने की। एक कोहेरेंट सोर्स को बनाने का तरीका होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा तरीका होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का तरीका हम इस्तेमाल करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, बाइप्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में, और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का तरीका इस्तेमाल करते हैं न्यूटन रिंग में, लेलॉर्ड मिरर्स वगैरह में इनको इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जो टॉपिक है उसमें है कि पैरेलल थिन फिल्म और वेज शेप फिल्म के लिए इंटरफेरेंस कंडीशन बताओ। पैरेलल थिन फिल्म में क्या होता है, हम ये माने कि जैसे साबुन का बुलबुला है या किसी सतह पर तेल गिरा हुआ है, तो तेल की जो लेयर है वो लेयर जो है वो दूसरे तरह की मीडियम है। तो ऊपर हवा है, ऊपर मान लो एयर है, नीचे मान लो पानी है और बीच में ये ऑयल की फिल्म है। तो जब इस फिल्म से प्रकाश गिर के ऊपर टकरा के रिफ्लेक्ट होकर के जाता है और हमें वो फिर वो इंटरफेरेंस के रूप में दिखाई पड़ता है। इसीलिए हमें बुलबुलों में रंग तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं पानी पे तेल गिरा हो तो तेल में रंग दिखाई पड़ते हैं। तो रंग क्यों दिखाई पड़ते हैं? थिन फिल्म इंटरफेरेंस के प्रोसेस की वजह से। ठीक है, यहाँ पर दो हिस्से हैं। एक तो लाइट, अगर जैसे साबुन का बुलबुला है, आपके सामने साबुन की फिल्म है, लाइट आ रही टकरा के आप तक आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, लाइट का एक बड़ा हिस्सा इसके आर पार चला जाएगा। तो दूसरी तरफ आपका दोस्त खड़ा है, उसको भी इंटरफेरेंस दिखाई पड़ेगा। तो आपको रिफ्लेक्ट होकर के आने वाली लाइट का इंटरफेरेंस दिखाई पड़ेगा, उसको ट्रांसमिट होती हुई लाइट का इंटरफेरेंस दिखाई पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है। अगर हम रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरफेरेंस देखें तो ब्राइट फ्रिंज बनने की कंडीशन क्या होती है, 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n+1 लेमडा बाई 2, और डार्क फ्रिंज की कंडीशन होती है 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लेमडा। ये कंडीशन जो ऊपर हमने पढ़ा है इस एक्सपेरिमेंट में, जो यहाँ पर है उसका उल्टा होता है। तो याद रखना, रिफ्लेक्टेड लाइट का जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज का पैटर्न होता है उसमें ब्राइट बनती है 2n+1 लेमडा बाई 2 पे, डार्क बनती है n लेमडा पे। लेकिन अगर ट्रांसमिटेड लाइट के लिए आप देखोगे तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन 2 म्यू टी n लेमडा और डार्क फ्रिंज कंडीशन है 2 म्यू टी कॉस आर 2n+1 लेमडा बाई 2। इस चीज़ को देखो, रिफ्लेक्टेड में जो कंडीशन ब्राइट की है ट्रांसमिटेड में वो कंडीशन डार्क की है, रिफ्लेक्टेड में जो कंडीशन डार्क की है ट्रांसमिटेड में वो कंडीशन किसकी है, ब्राइट की है। यानी कि मामला उल्टा है। तो इसको उल्टा नहीं कहते हुए हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे इंटरफेरेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द ट्रांसमिटेड रे इंटरफेरेंस। ये याद रखना, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड को यूज करते हैं। वेज शेप में क्या होता है, वेज शेप में हम ये सोचें कि हमारी दो लेयर पैरेलल ना होकर के एक एंगल पर हैं। तो जैसे ये एक भाले की नोक जैसा है यहाँ पर, तो जैसे अगर आपके पास एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और उसके बीच में मान लो ऑयल भरा हुआ है या हवा भरी हुई है, कुछ भी है यहाँ पर, तो ये एक वेज शेप बन गया।
अब आप सोचो कि जो वेज शेप आप कह रहे हो, इस वेज शेप का जो एंगल है वो अल्फ़ा है। मान लो इस वेज शेप में जहाँ मिल रही है इस तरह से, यहाँ एंगल अल्फ़ा बन रहा है। तो अब जो पुरानी शर्त थी पैरेलल वाली, उसमें क्या अंतर होगा, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। रिफ्लेक्टेड केस में जैसी वहाँ शर्त थी 2n+1 लैम्डा बाई 2 ब्राइट बनने की, n लैम्डा डार्क बनने की, वैसे यहाँ पर भी रहेंगी, बस अंतर होगा कॉस में r प्लस अल्फ़ा एक टर्म आ जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मूले उसके लिए हो जाएंगे। अब आते हैं